चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज तारीख कितना तारीख है? 6 अप्रैल 2025 है। और हम लोग 6 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उससे सभी पर बातचीत करते हैं। ठीक है, जा रहा है, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? चलिए सही है, हम लोग बातचीत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये कलर सही है आप लोगों के लिए, विजिबल है? पीछे जा रहा है ना? चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय लगा हुआ है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय भी समुद्री दिवस होता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय आएगा सितंबर के आसपास में मनाया जाता है तो वो उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। ठीक है, क्यों मनाते हैं हम लोग, बातचीत कर लेते हैं। यह उन बहादुर लोगों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है जो महीनों तक क्या होता है, समुद्र में रहकर भारत के वैश्विक व्यापार और वाणिज्य में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाने की परंपरा जो है वर्ष 1964 से क्या है, चली आ रही है ना। और 1964 में 5 अप्रैल को पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। कब से? 1964 से मनाया जा रहा है। कितने तारीख से? 5 अप्रैल से। और ये क्या है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय मतलब केवल हम लोगों के भारत में, है ना, केवल भारत में। और ये कहने का मतलब यहां पर देखिए, इसका कहने का मतलब है उन बहादुर, किनको बहादुर मान रहे हैं, जो समुद्र में क्या करते हैं, महीनों तक रहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि जो भी व्यापार हम लोगों का होता है ना, तो व्यापार मान के चलिए कि अमेरिका के साथ हो रहा है या ब्रिटेन के साथ, किसी भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है, तो सामान ऐसा नहीं कि एक दिन में चला जाता है, समय लगता है, 2 से 3 महीना लगता है जाने में आने में। तो जब 2 से 3 महीना मान के चलिए कि कोई ना कोई उस पर काम कर रहा है ना, जब काम कर रहा है तो उसी के लिए एक तरह से उन सभी को याद करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इसलिए लिखा हुआ है उन बहादुर लोगों के लिए। तो किन बहादुर समझ में आ गया, जो कि समुद्र में लगभग महीनों महीनों रहते हैं एकदम काम में। ठीक है, सभी परिवार को छोड़ के रहते हैं, किसी से कनेक्ट नहीं होते हैं, बातचीत बहुत कम हो पाता है ना। तो उन लोगों के याद करने के लिए मनाते हैं। और उसी की वजह से हम लोगों का मार्केट क्या है, सुव्यवस्थित है ना। तो इसके वजह से हम लोग याद करते हैं, याद रहेगा। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे बोला जाता है। ठीक है, मैरीटाइम मतलब समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो नेशनल मैरीटाइम बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। और ये आपको दिखाई पड़ेगा, देखिए कोई पर्व है, कौन सा पर्व है, आगामी बोहाग बिहू उत्सव। कौन सा उत्सव है, बोहाग बिहू उत्सव। और आप लोगों को जब भी परीक्षा आएगा तो उसमें देखिएगा कि आपको संस्कृति से पूछा जाता है कि कौन सा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, किस क्षेत्र में। बिहू वैसे तो आपको सभी को पता है कि बिहू किस क्षेत्र में, असम में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर खास बिहू लिखा हुआ है। कौन सा बिहू लिखा हुआ है, बोहाग बिहू लिखा हुआ है। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, देखिएगा लिखा हुआ है, किस नाम से, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको मनाया जाता है कहां पर, इसी को जो है सेकेंड नाम जो कह सकते हैं कि रोंगाली लिखा हुआ है। रोंगाली जो लिखा हुआ है ये आपको इसी किसका सेकेंड नाम है, बोहाग बिहू का क्या है, सेकेंड नाम क्या है, रोंगाली। कौन सा बिहू है, रोंगाली, याद रहेगा। रोंगाली और बोहाग किसका नाम है, क्या बोले, हाँ आपको डायरेक्ट बिहू से तो याद रहेगा, लेकिन ऑप्शन दे देगा रोंगाली। ठीक है, और ये मान के चलिए कि किस अवसर पर मनाया जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है कि किस समय में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य में मनाया जाता है। और किस राज्य में, असम में, सिंपल सी बात है। और आगामी बोहाग बिहू जो है असम में मनाया जाएगा। और कब मनाया जाएगा, ये नव वर्ष, कृषि मौसम की शुरुआत का ये प्रतीक है। कब, तो जो मान के चलिए कि एक तरह से असम में जो मान के चलिए असम का कैलेंडर होता है उसके अंतर्गत एक पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व, बिहू। कौन सा बिहू, बोहाग बिहू। और इसी को बोला जाता है रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, याद रहेगा। असम का यह एक प्रमुख त्योहार है और अप्रैल के मध्य में ये मनाया जाएगा। कब, अप्रैल के मध्य में। अभी अप्रैल के शुरुआती अवस्था में हम लोग, तो अप्रैल के मध्य में, लगभग 15 अप्रैल के आसपास में। कहां पर, तो पूरी तरह से असम में। और यह जो है असमिया नववर्ष या कृषि मौसम की यह शुरुआत का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नववर्ष किस वजह से मनाया जाता है और किस समय में मनाया जाता है। तो नववर्ष, हिंदू का नववर्ष लगभग जो है चैत वर्ष स्टार्ट होता है ना, हाल में ही स्टार्ट हुआ है 31 के आसपास से, 31 मार्च के आसपास से, तो चैत। तो सभी का जितना भी हिंदू है लगभग आसपास, इसी आसपास में से स्टार्ट होता है। सभी का कैलेंडर अलग अलग होता है, तो कैलेंडर अलग अलग होने की वजह से सभी का पर्व अलग अलग हो जाता है, लेकिन आसपास रहता है यही आसपास में, है ना। और इसमें देखिएगा जो मनाया जाता है रोंगाली बिहू जो मनाया जाता है, इसमें अधिकांश क्या लेती है, महिलाएं भाग लेती है। पुरुष वर्ग में भी भाग लेते हैं, लेकिन अधिकांश महिलाएं भाग लेती है। किस क्षेत्र में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है।
इस तरह से याद करते हुए चलेंगे, 2-3 बार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप लोगों को बिम्स्टेक के बारे में प्रतिदिन लगभग इस 2-3 दिन से क्वेश्चन दे रहे हैं कि बिम्स्टेक क्या कहते हैं, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, भारत के द्वारा किसके द्वारा भाग लिया गया है ना, किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया, सभी आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं। एक बार फिर से बात करते हैं क्या है बिम्स्टेक से आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है, किस देश को बनाया गया है, बांग्लादेश को बनाया गया। इस बार अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, थाईलैंड के द्वारा किया गया था, और 2-2 वर्षों के लिए अध्यक्षता सौंपा जाता है, ठीक है। तो थाईलैंड को अध्यक्षता किया गया था, और थाईलैंड की प्रधानमंत्री का क्या नाम है, आपको करवा चुका है, पेंटोगटान सिनावात्रा। पेंटोगटान सिनावात्रा थाईलैंड की अध्यक्षता की थी इस बार। और अगले वर्ष से किसके द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा, किसको मिल गया है अध्यक्षता, बांग्लादेश को मिल गया है, ठीक है। और बांग्लादेश 4 अप्रैल को तो समझ ही रहे कि 4 अप्रैल को होता है बिम्स्टेक का क्या होता है, एक तरह से आयोजन होता है, बैठक होता है, और उसी में क्या कहते हैं मोहम्मद यूनुस को क्या मिल जा रहा है, एक तरह से बांग्लादेश को क्या मिल गया है, अध्यक्षता सौंपा गया है। तो बांग्लादेश की तरफ से कौन भाग लिए थे, मोहम्मद यूनुस भाग लिए थे। और मोहम्मद यूनुस भाग लेते हैं तो देख लेते हैं बांग्लादेश का जैसे ही नाम आता है, बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है, ढाका नाम है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और यहां पर मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, टाका मुद्रा चलती है। जब भी देश आएगा तो आपको बताते चलेंगे राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, और उसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इंपोर्टेंट रहेंगे तो बताते चलेंगे। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, प्रधानमंत्री कहिए या नहीं तो सलाहकार कह सकते हैं, कौन है, मोहम्मद यूनुस है। कौन है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वर्तमान में कह सकते हैं कि कौन है, सलाहकार कौन है, तो मोहम्मद यूनुस है। और राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन है। कौन है राष्ट्रपति, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन, याद रहेगा, ठीक है। और इन्हीं को मिला है अध्यक्षता। और जैसे ही बिम्स्टेक के बारे में आता है तो एक बार आप लोगों को फिर से रिवीजन करवा देते हैं। इससे क्वेश्चन आप लोगों को 1-2 दिन पहले भी आया था, तो आज हम आप लोगों से फिर से रिवीजन करवा लेते हैं कि बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है, बता दीजिए आप लोग, क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। क्या होता है फुल फॉर्म, देख लेते हैं इसमें नाम से ही। देखिए हिंदी में देखिएगा तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के आसपास का जो देश है, क्या है, बंगाल की खाड़ी के आसपास का जो देश है, इसमें सम्मिलित किया गया, किसमें, बिम्स्टेक में, ठीक है। नाम पूरा लिखा हुआ है फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन लिखा हुआ है। और इसी को कहते हैं बिम्स्टेक है, शॉर्ट में कहते हैं। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती कह सकते हैं क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है। इसके आसपास का जो क्षेत्र है, जो देश है, उसको मिलाकर बनाया गया है, यह संगठन बनाया गया है। और इसमें कौन कौन सा देश सम्मिलित है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इस बार बांग्लादेश को अध्यक्षता मिला, तो बांग्लादेश से स्टार्ट करिए। बांग्लादेश है, भूटान है ना, उसके बाद भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है। ये आपको 5 देश हो गया, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, ये 5 देश हुआ, ठीक है। और ये जो आपको देश दिखाई पड़ता है, कहां से दिखाई पड़ता है, दक्षिण एशिया से दिखाई पड़ता है। यहां पर ये भी लिखे हैं कि भारत हम लोग जो आते हैं किस क्षेत्र से आते हैं, दक्षिण एशिया से आते हैं। जबकि म्यांमार और थाईलैंड किस क्षेत्र से आता है, दक्षिण पूर्व से आता है। किससे आता है, दक्षिण पूर्व से आता है, दक्षिण पूर्व एशिया इसको बोला जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया से 2 देश और दक्षिण एशिया से कितने देश, 5 देश। यदि कुल मिला के हम बोले कि बिम्स्टेक में कितने देश, 7 देश, ठीक है। कितने देश हैं, 7 देशों का संगठन है, याद रहेगा, पूर्णतः याद रहना चाहिए आप लोगों को। करवा चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन करवाते रहेंगे, इतने बार करवा चुके हैं याद हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं बार बार आ रहा है क्वेश्चन, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया एक सूचकांक जारी किया गया है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ओडिशा। कौन सा रहा है, अब उड़ीसा नहीं लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं, ओडिशा लिखते हैं, ठीक है। हिंदी को शुद्ध कर लिखिएगा, ओडिशा। नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक पहल का एक उद्देश्य क्या है, तो भारत में राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में क्या करना है, समझ को क्या करना है, विकसित करना है। और ओडिशा सूचकांक में क्या है, सबसे ऊपर है। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा राज्य आता है। तो इसके बाद सेकंड स्थान पर कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़ है। थर्ड पर देखिएगा तो थर्ड पर कौन सा राज्य है, गोवा है। और उसके बाद झारखंड है और गुजरात है। इतना क्रम आपको बहुत हो गया, इतना क्रम। सबसे प्रथम स्थान याद रखिएगा, कौन सा प्रथम स्थान है, छत्तीसगढ़, ओडिशा प्रथम स्थान पर, ओडिशा सेकंड स्थान पर कौन है, छत्तीसगढ़, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन सा है, ओडिशा, दूसरा स्थान पर कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, याद रहेगा। ओडिशा की राजधानी का नाम आ जाता है, ओडिशा जैसे बात आते हैं तो ओडिशा की राजधानी देख लेते हैं, क्या है, मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओडिशा की राजधानी कहाँ है,
भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। मांझी यहाँ पर गलत लिखा गया है, नहीं, चलिए एक लाइनिंग ज्यादा आ गया है, कोई बात नहीं, इसको सुधार कर लीजिएगा। मोहन चरण मांझी हैं। राज्यपाल कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। डॉक्टर हरिबाबू क्या है? कंभमपति। एक बार नाम लीजिएगा तो आपको जुबान पे याद हो जाएगा, डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 21 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। आपको जब भी राज्य आएगा, लोकसभा राज्यसभा बार बार रिवीजन करना है, तो जितने भी राज्य हैं सभी का याद हो जाएगा। आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, किस राज्य में, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो ये बार बार पूछा जाता है। तो जब बार बार आज आता है तो हम लोग एक साथ रोज रोज रिवीजन करते चलेंगे। जब भी राज्य का नाम आएगा तो बार बार बात करते चलेंगे, तो इससे होगा क्या होगा, याद हो जाएगा। याद हो रहा होगा, कुछ कुछ तो राज्य याद हो गया होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री क्या है? जातीय अभ्युदय योजना। ये देखिएगा तो वैसे क्या कहता है, प्राथमिक, वैसे देख लेते हैं कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ये एक पहले का योजना है, क्या है, किसके लिए लाया गया है, पहले ये देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति समुदायों में गरीबी को कम करने के लिए ये जो स्टार्ट होती है, ये आपको क्या कहता है, कोरोना के समय में ही स्टार्ट होता है। कोरोना काल में क्या होता है, वर्ष 2021-22 में ही स्टार्ट होती है। तो फिर कहिए कि अभी वर्तमान में के दौर में इसको क्यों लिए हैं? तो वर्तमान के दौर में इसलिए लिए हैं कि इसके बारे में पेपर में आर्टिकल आया था। जब पेपर में आर्टिकल आया था तो इसके बारे में फिर से आपको एक बार समझा रहे हैं कि ये क्वेश्चन किससे लिए लिया गया है और परीक्षा में हो सकता है कि पूछा जा सकता है ना। जब कोई भी मान के चलिए कि पेपर में आता है, कोई आर्टिकल आता है और मान के चलिए एक तरह से कह सकते हैं कि हेडिंग लाइन रहता है, तो उससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जब क्वेश्चन बनाया जा सकता है तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है? अनुसूचित, बोलिए, अनुसूचित जाति के समुदाय के गरीबी को क्या करना है? कम करना है। किसके गरीबी को? अनुसूचित समुदाय के जो मान के चले लोग हैं उनमें गरीबी का स्तर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और उसी के स्तर को क्या करना है? कम करना है ना। अनुसूचित हो जाती है, एसटी हो जाती है, ठीक। हाँ सॉरी, जाति होती है क्या कहते हैं, एससी होती है, और क्या कहते हैं जनजाति हो जाती है, एसटी होती है ना। हाँ ट्राइब, ठीक है। ट्राइब आ जाएगा क्या कहते हैं, जनजाति के अंतर्गत आ जाएगा, और शेड्यूल कास्ट आ जाएगा किसके अंतर्गत आ जाएगा? एससी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो आते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुरू की गई कहते हैं इस पहल का उद्देश्य क्या होता है? कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और विभिन्न पहलों के माध्यम से क्या होता है? रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदाय को क्या करना है? उत्थान करना है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति समझ रहे हैं किसके अंतर्गत? एससी के अंतर्गत। अनुसूचित जनजाति क्या हो जाएगा? एसटी के अंतर्गत, ठीक है, जिसको ट्राइब कहते हैं, कि जो कि कहा जाता है कि जो कि जंगलों में रहते हैं, लेकिन वर्तमान के दौर में जंगल में नहीं रहते हैं, लेकिन पहले क्या रहते थे? जंगल में रहते थे ट्राइब वाले। एससी वाले तो सामाजिक में आपको स्तर पर दिखाई पड़ जाएंगे, आसपास में दिखाई पड़ जाएंगे, है ना। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। फरवरी 2025 तक, ठीक है, फरवरी 2025 तक किस भारतीय राज्य में स्थापित ऊर्जा संयंत्रों में, किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है? ऊर्जा संयंत्रों में रेलवे स्टेशनों की संख्या क्या कर दिया गया है? सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि रेलवे स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है, किस स्थान पर? ऊर्जा संयंत्रों में। फरवरी, देखिए एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं कि फरवरी 2025 तक किस भारतीय राज्य में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या क्या है? सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किस राज्य में है? राजस्थान में। किस राजस्थान में? राजस्थान मान के चलिए कि भारत का जो आपको दिखाई पड़ रहा है किस क्षेत्र में है? पश्चिमी क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है रेल मंत्रालय, ये जो मान के चलिए जो डाटा दिया जा रहा है किसके अनुसार से दिया जा रहा है? रेल मंत्रालय के अनुसार से। रेल मंत्रालय के अनुसार से ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी 2025 तक देश की कुल 2249 रेलवे, कितना रेलवे? 2249 रेलवे स्टेशनों पर क्या लगाया गया है? सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिसमें से राजस्थान में केवल कितना है? 275 स्टेशनों पर, केवल राजस्थान के राज्य में 275 में लगाया गया, जो कि किसी भी राज्य में क्या कह सकते हैं? सर्वाधिक है, सर्वाधिक राज्य में है क्या? कौन सा? राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। वैश्विक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए तत्परता सूचकांक में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है? तो किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है? वैश्विक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, सीधा याद रखिएगा टेक्नोलॉजी के संबंध में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के संबंध में भारत की रैंकिंग कितना है? बहुत पीछे हम लोग हैं, है ना, 36वें रैंक पर है भारत। ये जो निकालती है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये अंकटाड के द्वारा रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा। ये जो लिस्ट तैयार किया गया किसके द्वारा? तो अंकटाड के द्वारा। तो भारत अंकटाड के वैश्विक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के तत्परता सूचकांक में 36वें स्थान पर है। और 2022 की यदि बात करते हैं तो 2022 में इससे भी पीछे थे। तो 2022 में कहां पर थे? 48वें स्थान पर थे।
ये जो मान के चलिए 2-2 वर्षों पर रिलीज किया जाता है, प्रदर्शित जो किया जाता है कितने वर्षों पर, 2-2 वर्षों पर। तो ये देखिए तो मान के चलिए कि एक तरह से 2022 में आता है, 2022 के बाद मान के चलिए आप कब 2025 में आ रहा है। तो 2025 में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये 2 वर्ष पहले 2024 से तक का डाटा दे रहा है, ऐसा नहीं कि 2025 का दे रहा है, 2025-24 तक का दे रहा है। तो 2024 का डाटा होगा लिखा हुआ, ये ध्यान रखिएगा कि 2024 का है। यह सुधार जो है क्यों आया है, देखिए पहले कितने पर थे, 48वें पर 2022 में, अभी वर्तमान में कितने स्थान पर है, 36वें स्थान पर। सुधार हुआ क्यों है, तो सुधार इसलिए हुआ है कि अनुसंधान और विकास आईसीटी परियोजना में जो देखते हैं, तो परियोजना लिखा हुआ है कोई बात ना है, परियोजना, औद्योगिक क्षमता, वित्तीय पहुंच, इस सब में देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, प्रगति करते हैं। ठीक है, जो हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, सुधार कर रहे हैं अनुसंधान के क्षेत्र में। आपको पता ही है कि सभी जगह इस पर क्या कहते हैं, बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसी वजह से क्या कहते हैं, हम लोगों का रैंक थोड़ा सा क्या हुआ है, सुधार देखने को मिल रहा है। याद रहेगा, रैंकिंग पूछा जाता है आप लोगों को परीक्षा में, रैंकिंग आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, किस देश ने मवेशियों को प्रभावित करने वाले क्या है, खुरपका और मुंहपका, एक बीमारी होती है, कौन सा बीमारी होती है, खुरपका और मुंहपका के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए अपनी सेना तैनात की है, किसके द्वारा, हंगरी। हंगरी से कल भी प्रश्न था, हंगरी से कल भी प्रश्न था, है ना। क्या प्रश्न था आपसे पूछेंगे, कुछ देर के बाद पूछेंगे, पहले इस प्रश्न पे बात कर लेते हैं। हंगरी में 50 से अधिक वर्षों से, देख सकते 50 से अधिक वर्षों से पहली बार क्या हुआ है, खुरपका और मुंहपका रोग का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ठीक है, 50 वर्षों में देख रहा है कि बहुत दिनों के बाद जो है ये दिखाई पड़ा है। और ये किसमें होती है, खुरपका मुंहपका, मवेशियों की बीमारी है, किसमें होती है, मवेशियों में। तो 1000 मवेशी जो है यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हंगरी सरकार ने जो है कीटाणु शोधन प्रयासों के साथ साथ सैन्य बलों का क्या करते हैं, तैनात करते हैं, है ना, कि कहीं फैला, इसको ज्यादा फैलने से क्या किया जाए, रोका जा सके। तो सेना को इसके लिए तैनात कर दिया गया है, किसके द्वारा, हंगरी के द्वारा। अब आप लोगों के लिए प्रश्न रहेगा, एक तो ये तो प्रश्न आपको दे ही चुके कि मान के चलिए कि किसके द्वारा ये नियंत्रित किया जा रहा है, हंगरी सरकार के द्वारा, और हंगरी सरकार के द्वारा। और उसके बाद क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि खुरपका मुंहपका ये जो बीमारी होती है किसमें होती है, मवेशियों में होती है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये जो बीमारी होती है बैक्टीरिया जनित है या विषाणु जनित है। ठीक है, तो आप नीचे लाइन में देख लीजिए, एक लाइन लिख चुके हैं आपके लिए। खुरपका मुंहपका रोग जो है एक तीव्र संक्रामक क्या है, रोग है, जो कि किससे होती है, विषाणु के कारण होती है। किसके कारण होती है, हाँ, वायरस के कारण होती है, विषाणु के कारण होती है। और जब नाम आता है, किसका नाम आता है, हंगरी का नाम आता है। तो हंगरी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले कि हंगरी है कहां पर, मैप में देख लेते हैं कि हंगरी कहां पर है। और इसका प्रधानमंत्री भी देख लेते हैं, कल भी प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र किए थे, याद है प्रधानमंत्री कल का, कल याद करवाए थे, बोलिए क्या नाम है, विक्टर ऑर्बन। आपको बताए थे इजराइल क्या करते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री कहां जाते हैं, नेतन्याहू, हंगरी जाते हैं, है ना, याद है ना। तो हाँ, तो यहां पर आपको कल प्रश्न करवाए थे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी से हंगरी ने क्या करता है, अपना नाम क्या करता है, एक तरह से हटने की घोषणा करता है। बोलता है कि हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से क्या करेंगे, अपना नाम क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो ये कल आपको प्रश्न करवाए थे। और ये भी प्रश्न था क्या चीज से था, हंगरी से संबंधित प्रश्न था। आइए हंगरी से बात कर लेते हैं। तो हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती, कौन सी मुद्रा चलती है, फोरेंट मुद्रा चलती। कौन सी मुद्रा चलती है, फोरेंट मुद्रा चलती है। और प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन है। क्या है प्रधानमंत्री का नाम, विक्टर ऑर्बन है। और आपको ये देश जो दिखाई पड़ेगा किस महाद्वीप के अंतर्गत दिखाई पड़ेगा, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत दिखाई पड़ेगा। और यूरोप में आप देखिएगा तो पूरी मध्यस्थ में दिखाई पड़ेगा। तो आपको एक देश दिखाई पड़ेगा, कौन सा देश दिखाई पड़ेगा, हंगरी दिखाई पड़ेगा। और ये दिखाई पड़ता है आपको लैंड लॉक देश दिखाई पड़ता है। किस तरह से दिखाई पड़ रहा है, कहीं पर इसकी सीमा समुद्र से लग रहा है। ये जो आपको जहां पर नीला दिखाई पड़ रहा है, ये एक तरह समझ लीजिएगा, जब भी आएगा तो ये समुद्र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी नीला से दिखाई पड़ रहा है, सब जगह इसको मिट्टी मान के चलिए एक तरह से कोई ना कोई देश आसपास में घेरा हुआ है। देखिएगा कहाँ पर, यहाँ स्लोवाकिया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है ना, स्लोवेनिया है, उसके बाद इस तरह से क्रोशिया है। तो आपको देखिएगा तो बगल बगल में इसके सब कोई ना कोई आपको देश दिखाएगा। मोंटीनेग्रो है, उसके बाद इधर से रोमानिया है, उधर से कौन सा देश है, यूक्रेन है ना। तो कोई ना कोई देश इसको चारों साइड से घेर कर रखा हुआ है। तो इसको कौन सा देश बोला जाता है, लैंड लॉक देश बोला जाता है। ऐसे देश को क्या बोला जाता है, लैंड लॉक, या हिंदी में बोलिएगा तो भू आबद्ध देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भू आबद्ध देश बोला जाता है। या ये कहीं कहीं पर आपको स्थल अवरुद्ध देश लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, स्थल अवरुद्ध देश भी लिखेगा, इसकी सीमा याद रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 15वीं सीनियर पुरुष हॉकी नेशनल कहां आयोजित किया जाएगा, कहां पर आयोजित किया जाएगा पूछा जा रहा है। हाँ, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र का नाम आपको दिखाई पड़ रहा है, कहां पर, झांसी। झांसी का नाम आप फेमस है ना।
कहाँ? झांसी झारखंड में, झारखंड उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का ये जगह का नाम है, ठीक है। झांसी से झारखंड नहीं कर देना, उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र है, ठीक है। तो 15वीं सीनियर पुरुष हॉकी नेशनल कहाँ आयोजित की जाएगी, या की जा रही है, की नहीं जाएगी, की जा रही है, ठीक है। कहाँ की जा रही है? ये झांसी में किया जा रहा है ना। और झांसी के किस स्टेडियम में? तो याद रखना है किस स्टेडियम में? मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में। हॉकी मैच है तो हॉकी स्टेडियम में। और जैसे ही नाम आता है झांसी का, तो झांसी किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आप बता दीजिए जल्दी से कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री आपको पता ही है क्या है? योगी आदित्यनाथ है। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और लोकसभा की कितनी सीटें? 80 सीटें। राज्यसभा की कितनी सीटें? 31 सीटें। इस तरह से आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, है ना। विधानसभा में आप बता दीजिए, विधानसभा में कितना? 403 सीटें हैं, ठीक है। और विधान परिषद में कितना सीटें हैं? 100 सीटें। 75 बिहार में 100 सीट है। उत्तर प्रदेश में कितना सीट है? 100 सीट है। उत्तर प्रदेश का क्या कहता है, यहाँ का यदि बात करते हैं कि इसका पुष्प कौन सा है, राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश का फूल है, ठीक है। कौन सा फूल है? पलाश फूल है। यदि बात करते हैं कि कौन सा क्या कहते हैं जानवर है या क्या पशु कहते हैं, राजकीय पशु है, कौन सा पशु है? बारहसिंघा है। याद रहना चाहिए, बारहसिंघा। यदि उत्तर प्रदेश वाला कभी न कभी एग्जाम दीजिएगा तो आपको यही सब पूछेगा, बारहसिंघा। यदि पक्षी लेते हैं कि कौन सा पक्षी है, तो कौन सा पक्षी है? सारस है। चलिए छोड़ देते हैं उत्तर प्रदेश का। बिहार का बताइए, बिहार का क्या कहते हैं, कौन सा पशु है? पशु बोल रहे, पशु। हाँ सही है, बैल है। पशु पक्षी कौन सा है बिहार का? गोरैया है। आपको करवा चुके हैं, है ना, करवा चुके हैं, क्या कहते हैं आपको करंट अफेयर्स में, इसलिए पूछ रहे हैं। तो इस तरह से याद रहना चाहिए। पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, कभी ना कभी कोई ना कोई परीक्षा देने को मौका मिल जाएगा, तो आपको उत्तर प्रदेश का भी याद रहना है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि कब मनाया जाता है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। किस कंपनी ने युवा भारतीय एथलीटों को क्या करना है, एथलीटों को समर्थन देने के लिए खेल छात्रवृत्ति पहल की शुरू की है? किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, बताइए नाम जल्दी से। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्या किया जा रहा है कि युवा भारतीय एथलीट जो मान के चलिए कि खेल खेलते हैं, उनके क्या कर रहा है, एक तरह से छात्रवृत्ति देने की पहल शुरू किया है, ठीक है। और ये देख लेते हैं कि कितने वर्षों के लिए। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है 13 से कितने वर्ष के लिए? बच्चे के लिए 13 से 25 के लिए, ठीक है। 13 से बच्चे के लिए भी है और जो युवा वर्ग है उसके लिए भी है। तो 13 से 25 वर्ष की आयु के लिए भारतीय एथलीटों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से खेल छात्रवृत्ति पहल शुरू की है। किसके द्वारा? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। प्राइवेट कंपनी है ना, तो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या कहते हैं स्टार्ट किया गया। और यह पहल जो है किस किस खेल में, खास करके तो क्रिकेट, हॉकी, टेनिस सहित, ठीक है, विभिन्न खेलों और एथलीटों को जो है मासिक वजीफा और क्या खेल किट प्रदान करती है इसके द्वारा, ठीक है। मान के चलिए कुछ रुपया दिया जाएगा और जो एक तरह से जो इसमें एक तरह से सम्मिलित होंगे उनको क्या दिया जाएगा? खेल की सामग्री, जो जो जरूरत पड़ेगा वो खेल की सामग्री, जो किट होते हैं वो दिया जाएगा। आप लोगों से कल का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कल आप लोगों से कौन सा प्रश्न पूछे थे। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने क्या है एकलव्य मॉडल आवासीय मरुआ क्या है विश्वविद्यालय ना आवासीय विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा था? कितना? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 728। याद आ रहा है? सही है, 728 बिल्कुल सही है ना। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रहना चाहिए। जो प्रश्न करवा चुके हैं तो वो प्रश्न आपको बीच बीच में एक क्वेश्चन आपको पूछते रहेंगे। और आज का जो प्रश्न है उस पर बातचीत करते हैं कि आज का क्या प्रश्न है। तो आज का प्रश्न क्या है, ये प्रश्न आपको करवा चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कहां जवाब देना है आप लोगों को? कहां पर जवाब देना है? कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं। आप लोग जवाब देते नहीं तो जब तक जवाब नहीं दीजिएगा तब तक पता कैसे चलेगा? जवाब देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जब तक जवाब नहीं दीजिएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। और आप लोगों से करंट अफेयर्स की क्लास में मिलते हैं हम लोग आप लोगों से कल, ठीक है। ओके, बाय बाय।